गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दीनदयाल भरोसे में। अगर आपको रूहानी साखियां, बाबा जी की साखियां सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जी, एक धनवान व्यक्ति जिसका नाम विक्रम था और एक माताजी थीं जिनका नाम सवित्रा देवी था। और यह साखी आप सुनिएगा, बड़ी ही प्रेरणादायक साखी होगी आप सभी के लिए कि कैसे डेरे में जाकर उनकी जिंदगी बदल गई। जैसे हर संगत के डेरे में जाने से सोच बदल जाती है, जो डेरे के बारे में नेगेटिव सोचते हैं उनकी सोच डेरे जाने के बाद सारी बदल जाती है। तो यह साखी भी कुछ इस प्रकार की है। संगत जी, हमारी आप सबसे एक विनती है कि कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिखिए और साथ साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिए, जिससे हम जान सकें कि बाबा जी का सत्संग और साखी कहां कहां से सुनी जा रही है। संगत जी, दिल्ली की सबसे ऊंची इमारतों में से एक 40वीं मंजिल पर बने अपने शानदार ऑफिस में बैठा विक्रम सिंह अपनी महंगी घड़ी को देख रहा था। कांच की दीवारों से पूरा शहर उसके पैरों के नीचे बिछा हुआ सा लगता था। विक्रम के लिए दुनिया का मतलब था दौलत, ताकत और हैसियत। उसकी कंपनी देश की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनियों में से एक थी और उसका नाम कामयाबी का पूरा नाम बन चुका था। उसकी जिंदगी में हर चीज की एक कीमत थी, हर रिश्ते का एक फायदा। लेकिन एक रिश्ता था जो इन सब से परे था, उसकी मां श्रीमती सवित्रा देवी। वह एक शांत, धार्मिक और संतोषी महिला थीं, जिनकी दुनिया विक्रम की दुनिया से बिल्कुल अलग थी। एक शाम जब विक्रम घर लौटा तो उसकी मां ने बड़े प्यार से कहा, बेटा, अगले हफ्ते पूर्णिमा है, मेरा मन व्यास जाने को कर रहा है। सत्संग सुनेंगे और लंगर छकेंगे। व्यास का नाम सुनते ही विक्रम का मूड खराब हो गया। मां, आपको पता है मेरा एक एक मिनट कितना कीमती है, कहां उस भीड़ में जाकर धक्के खाना। आपको जो चाहिए यही मंगवा देता हूं, और वो लंगर, जमीन पर बैठकर उन लोगों के साथ। नहीं मां, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरे बस का नहीं। सवित्रा देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, वहां धक्का नहीं लगता, वहां संगत का स्पर्श मिलता है, और वह जमीन नहीं, गुरु का आंगन होता है। एक बार मेरे कहने पर चल, बस एक बार। मां की जिद और उनकी आंखों में बसी उम्मीद को विक्रम टाल नहीं सका। भारी मन से उसने हां कर दी। ब्यास का सफर किया। शनिवार सुबह विक्रम की चमचमाती मर्सिडीज जब ब्यास के डेरे की ओर बढ़ रही थी तो उसे हर तरफ साधारण लोग, ट्रैक्टर, ट्रॉलियां और बसें दिखाई दे रही थीं। उसे यह सब अजीब लग रहा था। वह अपने लेदर की आरामदायक सीट पर बैठकर भी असहज था। डेरे पहुंचकर उसने देखा कि लाखों लोगों की भीड़ थी, लेकिन कहीं कोई शोर शराबा या अफरा तफरी नहीं थी। हर कोई एक अजीब सी शांति और अनुशासन में बंधा हुआ था। सेवादार, जिनके चेहरों पर एक निस्वार्थ मुस्कान थी, ट्रैफिक से लेकर लोगों के ठहरने तक की व्यवस्था देख रहे थे। विक्रम अपनी मां के साथ सत्संग पंडाल की तरफ बढ़ा। मां लेडीज वाली साइड चली गईं और अपने बेटे को उन्होंने बता दिया कि बेटा, मुझे तू यहां पर आकर मिलना। विक्रम के पास बहुत कीमती सामान था और वह डर रहा था कि कहीं मेरा सामान चोरी ना हो जाए, और वह अपने सामान को बहुत ही बचा बचा कर रख रहा था, जैसे उसे लग रहा था कि यहां पर सभी चोर ही हैं। तो एक बुजुर्ग सेवादार ने कहा, भाई, आप चिंता मत करो, यहां पर कोई भी सामान चोरी नहीं होता है, और जो भी खोया हुआ सामान है यहां पर वापस लौटा दिया जाता है। यह गुरु घर है। यह सुनकर विक्रम को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने अपनी चेकिंग करवाई। चेकिंग करवाने के बाद अंदर गए। अंदर जाने के बाद पंडाल में बैठे और उन्होंने बाबा जी के दर्शन किए, पाठी साहिब जी का सत्संग सुना। उनके मन पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ा, लेकिन इतना नहीं कि वह बदल जाए। फिर सत्संग खत्म होता है, फिर लंगर भवन की तरफ जाते हैं। सत्संग के बाद मां ने कहा, चल बेटा, लंगर छकते हैं। लंगर हॉल की तरफ बढ़ते हुए विक्रम का दिल बैठ रहा था। हजारों लोग लंबी लंबी कतारों में बैठे हुए थे। हर धर्म, हर जाति के लोग एक साथ एक ही पंक्ति में। विक्रम ने अपने महंगे सूट को देखा। उसने देखा नीचे बिछी हुई टाट पट्टी को। उसे घिन आ रही थी। मां, मैं गाड़ी में कुछ खा लूंगा, आप खा लीजिए। उसने बहाना बनाया तो मां ने उसका हाथ पकड़ लिया। आज तू मेरे लिए बैठा है, कल जब दुनिया में बैठेगा तो यह पल याद आएगा, बैठ जा।
मां के आगे उसकी एक ना चली। वह जैसे तैसे एक कोने में बैठ गया। लोग आते गए और उसके आसपास बैठते गए। उसके एक तरफ एक मजदूर बैठा था जिसके कपड़ों से पसीने की गंध आ रही थी, और दूसरी तरफ एक किसान जिसके पैर मिट्टी से सने थे। विक्रम ने अपनी नाक सिकोड़ी। तभी थालियां आ गईं। मां ने भी अपनी थाली ली और बेटे ने भी। उन्होंने सोचा होगा कि कोई वीआईपी लाइन लगी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे सभी लोग बैठे थे उसी लाइन में वह बैठे थे। फिर सब्जी और दाल की बाल्टियां लेकर सेवादार आए। एक बुजुर्ग जिनकी कमर झुकी हुई थी लेकिन चाल में गजब की फुर्ती थी, दाल परोस रहे थे। जब वह विक्रम के पास पहुंचे तो उनकी नजरें मिलीं। उन आंखों में ना कोई सवाल था, ना कोई पहचान, बस एक गहरी करुणा और प्रेम का भाव था। उन्होंने मुस्कुराते हुए विक्रम की थाली में दाल डाल दी। उस मुस्कान में कुछ ऐसा था कि विक्रम की सारी अकड़ एक पल के लिए डीली पड़ गई। उसके बाद फिर गर्मा गर्म रोटियां आईं। सेवादार हाथ में रोटियां लिए हर किसी से पूछता, और लेंगे बाबूजी, और लेंगे माताजी। उनका प्रेम ऐसा था कि कोई मना ही नहीं कर पाता। विक्रम ने बेमन से पहला निवाला तोड़ा। वह दुनिया के सबसे महंगे रेस्टोरेंट में खा चुका था, लेकिन जैसे ही वह साधारण सी दाल रोटी का टुकड़ा उसके मुंह में गया, वह चौंक गया। ऐसा स्वाद उसने आज तक कभी नहीं चखा था। यह सिर्फ भोजन का स्वाद नहीं था, उसमें कुछ और भी था। शायद लाखों लोगों की प्रार्थनाएं, हजारों सेवादारों का निस्वार्थ प्रेम और समर्पण घुला हुआ था। वह खाने लगा और खाते खाते उसने अपने आसपास देखना शुरू किया। वह मजदूर बड़े चाव से खा रहा था। किसान अपनी थाली में मिली हर चीज को प्रसाद समझकर सिर झुका रहा था। एक अमीर दिखने वाला परिवार भी उतने ही संतोष से खा रहा था। किसी के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, कोई शिकायत नहीं थी। तभी उसकी नजर दाल परोसने वाले उन्हीं बुजुर्ग सेवादार पर पड़ी। वह अब भी उसी लगन से सेवा कर रहे थे। विक्रम ने ध्यान से देखा। उनके पैरों में टूटी हुई चप्पल थी और कुर्ते पर कई पैबंद लगे थे। उनके चेहरे पर जो संतोष और शांति थी, वह विक्रम ने अपने करोड़पति दोस्तों के चेहरों पर भी कभी नहीं देखी थी। विक्रम को अचानक एक गहरा एहसास हुआ। वह जिसे अपनी हैसियत समझता था, उसकी महंगी गाड़ी, उसका आलीशान घर, उसका बैंक बैलेंस, वह सब कितना खोखला था। असली दौलत तो इस बुजुर्ग के पास थी। दौलत निस्वार्थ सेवा की, संतोष की, प्रेम की। उसे समझ आया कि यह लंगर सिर्फ पेट भरने की जगह नहीं है, यह अहंकार को गलाने की भट्टी है। यहां आपकी पदवी, आपकी दौलत, आपकी जाति सब बाहर उतार कर आना पड़ता है। यहां सिर्फ एक पहचान है, इंसान। यहां थाली में सिर्फ दाल रोटी नहीं परोसी जाती, बल्कि बराबरी और नम्रता का पाठ पढ़ाया जाता है। यह सिखाया जाता है कि जब आप खुद को मिटाकर दूसरों की सेवा करते हैं तो आपको जो संतोष मिलता है वह दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती। उसकी आंखों में आंसू आ गए। यह शर्मिंदगी के नहीं, बल्कि एक नई समझ के आंसू थे। उसने अपनी पत्तल में रखी रोटी को देखा। आज उसे वह रोटी किसी 5 सितारा होटल की डिश से ज्यादा कीमती लग रही थी। वह संतोष की रोटी थी। खाना खत्म करके जब लोग अपनी अपनी थालियां उठाकर नियत स्थान पर धोकर रखने लगे तो विक्रम भी उठा। उसने अपनी थाली को धोया। जिस हाथ ने आज तक करोड़ों के सौदों पर दस्तखत किए थे, आज वह अपनी झूठी थाली उठाने में जरा भी नहीं हिचकिचाया। वापस गाड़ी में बैठकर लंगर खाया और डेरे के बाहर गया। वापस गाड़ी में बैठते समय विक्रम बिल्कुल चुप था। उसकी मां ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, कैसा लगा मेरे बेटे? विक्रम ने नम आंखों से अपनी मां की तरफ देखा और बोला, मां, आज तक मैं पेट भरने के लिए खाता था। आज पहली बार आत्मा को तृप्ति करने वाला भोजन किया है। आपने मुझे यहां लाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। उस दिन के बाद विक्रम सिंह पूरी तरह बदल गया। उसकी कामयाबी और बढ़ी, लेकिन अब उसका अहंकार खत्म हो चुका था। वह अपने कर्मचारियों के साथ ज्यादा विनम्र हो गया था। उसने गरीबों की मदद के लिए एक ट्रस्ट शुरू किया, और सबसे बड़ी बात, अब वह हर कुछ महीनों में बिना किसी के कहे अकेला व्यास जाता था। लेकिन अब वह सत्संग सुनने या लंगर खाने नहीं जाता था। अब वह उन हजारों सेवादारों की भीड़ में शामिल हो जाता था। कभी जूते चप्पल संभालता, कभी कभी झाड़ू लगाता,
कहीं सेवा करने लग जाता और कभी कभी वही दाल की बाल्टी उठाकर लोगों को थाली में परोसने लगता, जिसके एक निवाले ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी थी। वह अब जानता था कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत कमाना नहीं, बल्कि निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करना है। लंगर की उस एक थाली ने उसे जिंदगी का वह सबसे गहरा संदेश दे दिया, जिसे दुनिया की कोई किताब या यूनिवर्सिटी नहीं सिखा सकती थी। संदेश था, जब आप अपनी मैं की थाली खाली कर देते हैं, तभी परमात्मा उसे अपने संतोष और प्रेम के प्रसाद से भरता है। संगत जी, एक पंडित जी भोजन करने बैठे तो सामने थाली रखी हुई थी। पंडित जी ने जो कुछ भी घर में था वही स्नेह से परोस दिया। थोड़ी दाल, चावल, साग और कुछ रोटियां। पंडित जी जैसे ही खाने बैठे तभी दरवाजे पर एक आवाज आई, भिक्षाम देहि। एक भिक्षुक खड़ा था। बोला, भैया बहुत भूखा हूं, कुछ भोजन मिल जाए। पंडित जी ने बिना देर किए उसे आदर से बुलाया, आओ भैया, भीतर आओ, बैठो। उन्होंने अपनी ही थाली उस भूखे अतिथि को दे दी जो पंडिताइन ने प्रेम से सजाई थी। घर में भोजन वैसे ही कम था, दाल सब्जी थोड़ी थी, रोटियां गिनी चुनी थीं। पंडित जी अंदर गए और बोले, थोड़ी रोटी और दे दो। पंडिताइन बोली, बस 2 रोटी बची है। बाहर बैठा अतिथि यह बात सुन रहा था। उसे एहसास हुआ कि अब पंडित दंपत्ति क्या खाएंगे। जब पंडित जी 2 रोटियां लेकर आए और बोले, भैया और प्रसाद पाव, तो उसने कहा, नहीं, अब काफी है। पंडित जी बोले, आप हमारे अतिथि हैं, कृपया थोड़ा और ले लीजिए। वो बोला, अगर आप कह रहे हैं तो 1 रोटी रख लेता हूं। 1 रोटी उसने रख ली, 1 बच गई। अतिथि पेट भर भोजन करके चला गया। अब पंडित जी और पंडिताइन ने बचा हुआ साग, थोड़ा सा चावल, आधी आधी रोटी से अपनी थाली सजाई। दिन भर भूखे थे, फिर भी जो मिला उसे प्रसाद मानकर प्रेम से खा लिया। खाने के बाद पंडित जी हाथ धोने बाहर आंगन में गए, जहां उन्हें कुछ अनोखा दिखा। वह नेवला था, तो नेवले की पूंछ की तरफ पंडित जी के हाथ धोने का पानी गिरा और उसकी पूंछ गीली हो गई। जैसे ही पानी गिरा, पूंछ का रंग सोने जैसा हो गया। नेवले ने पूंछ देखी और पंडित जी से बोला, पंडित जी, आपने जो पानी डाला उससे मेरी पूंछ सुनहरी हो गई। आप ऐसा कीजिए, अपने हाथ का पानी मेरे पूरे शरीर पर डाल दीजिए, मैं पूरा सोने जैसा हो जाऊंगा। पंडित जी बोले, मैं तो हाथ धो चुका हूं। नेवले ने पूछा, महाराज बताइए तो सही, आपके हाथ के पानी से मेरी पूंछ का रंग कैसे बदल गया? अब वो बोला, मेरा आधा शरीर तो सोने जैसा हो गया, अब बाकी कैसे होगा? कल आऊंगा, आप फिर हाथ धो देना मेरे ऊपर। पंडित जी बोले, अब तुम जाओ, धर्मराज युधिष्ठिर के राज्य में बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, वहां ब्राह्मण लोग भोजन कर रहे हैं, जाओ और जब वे हाथ धोएं तो वहीं बैठ जाना। अगर किसी ब्राह्मण के हाथ के जल से तुम्हारा शरीर सोने का हो जाए तो समझना यज्ञ सफल हो गया। नेवला बहुत खुश हुआ और युधिष्ठिर के राज्य में पहुंचा, जहां ब्राह्मण लोग भोजन कर रहे थे। वहीं जाकर बैठ गया। हजारों नहीं, लाखों ब्राह्मणों ने हाथ धोए, लोगों ने प्रसाद पाया, लेकिन नेवले का रंग नहीं बदला। जब सब ब्राह्मण दक्षिणा लेकर चले गए, तब धर्मराज युधिष्ठिर बोले, देखो कितना बड़ा यज्ञ हुआ है। अर्जुन बोले, इतिहास में ऐसा यज्ञ नहीं हुआ। भीम बोले, इतना अन्नदान, इतना दान किसी ने नहीं किया। तभी नेवला बोल पड़ा, भीम भैया चुप रहो, कोई यज्ञ नहीं हुआ यहां। यज्ञ तो एक ब्राह्मण के घर में हुआ था। भीम ने पूछा, तुम कौन हो? नेवला ने कहा, मैं नेवला हूं। भीम बोले, लेकिन तुम्हारे बाल तो सोने जैसे हैं, ऐसा नेवला तो नहीं देखा। नेवला बोला, महाराज, पास में ही एक गांव है, उस गांव में पंडित पंडिताइन रहते हैं। पंडित जी ने हाथ धोया तो उनका धोने का पानी मेरे शरीर पर गिरा और मेरा आधा शरीर सोने जैसा हो गया। उन्होंने कहा था कि युधिष्ठिर के यज्ञ में जाओ, अगर पूरा शरीर सोने का हो जाए तो समझना यज्ञ पूरा हुआ। लेकिन देखो, तुम्हारा यज्ञ पूरा नहीं हुआ। मैं कब से बैठा हूं, भीगता रहा, पर मेरा शरीर पूरा सोने का नहीं हुआ। और तुम कहते हो धर्मराज ने इतना बड़ा यज्ञ किया, इतना दान किया। पंडित जी ने जब हाथ धोए तो मेरा रंग बदल गया और यहां इतने ब्राह्मणों ने खाया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। भगवान श्री कृष्ण भी उस सभा में बैठे थे। वे मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन बोले, हे श्याम सुंदर, आप ही बताइए, यह नेवला कौन है? क्या कह रहा है? क्या यज्ञ पूरा हुआ या नहीं?
अब सबको जिज्ञासा हो गई कि धर्मराज ने इतना सब किया, फिर भी यज्ञ पूरा नहीं हुआ। नेवला कह रहा है, जब तक पूरा शरीर सोने का नहीं होगा यज्ञ अधूरा रहेगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अभी यज्ञ पूरा नहीं हुआ, इसीलिए इसका शरीर पूरा सोने का नहीं हुआ, लेकिन होगा, जरूर होगा। अर्जुन बोले, प्रभु, मेरे भाई युधिष्ठिर ने इतना बड़ा यज्ञ किया, वैसा किसी ने नहीं किया, फिर इसका शरीर आधा सोने का कैसे हो गया? भगवान बोले, नेवला, तू ही बता। नेवला बोला, महाराज, मैं उस गांव में गया था। पंडित जी भोजन करने बैठे थे। एक भूखा अतिथि आया, उन्होंने अपनी थाली आगे बढ़ा दी, खुद आधी रोटी खाई और प्रसन्न मन से अतिथि को भोजन कराया। जो मिला भगवान को धन्यवाद दिया, कोई शिकायत नहीं की। दोनों पति पत्नी आनंद में थे। उसी संतोषी ब्राह्मण के हाथ का पानी जब मुझ पर गिरा तो मेरा शरीर आधा सोने का हो गया। अर्जुन बोले, प्रभु, यह क्या है? भगवान बोले, अर्जुन, तुम्हारे भाई ने करोड़ों खर्च कर यज्ञ किया, लेकिन उसे जितना पुण्य मिला उससे ज्यादा पुण्य उस ब्राह्मण को एक भूखे को भोजन कराने से मिला। क्योंकि तुम्हारे पास करोड़ों हैं, इसलिए तुम करोड़ों दान कर सकते हो, लेकिन उस ब्राह्मण के पास सिर्फ एक थाली भोजन था, वही उसने दान कर दिया, उसका वही सर्वस्व था। अर्जुन बोला, अब बताइए, इसका शरीर पूरा सोने का कब होगा? भगवान बोले, जब तुम्हारे राज्य में कोई भूखा न रहेगा, जाओ पहले खोज करो। जब खोज की गई तो पता चला कि जंगल में एक महात्मा भूखे बैठे हैं। धर्मराज युधिष्ठिर का यज्ञ हुआ, सारे ब्राह्मणों ने भोजन कर लिया, लेकिन एक महात्मा ने अभी तक अन्न नहीं ग्रहण किया था, इसलिए यज्ञ पूरा नहीं हुआ। उन्हें बुलाया गया, निवेदन किया गया। जब वे आए और उन्हें भोजन कराया गया, फिर उन्होंने हाथ धोए। जैसे ही उनके हाथ का पानी उस नेवले के शरीर पर पड़ा, उसका पूरा शरीर सोने जैसा चमकने लगा। पीछे से लेकर आगे तक एक सार सुनहरा हो गया। उसके बाल सोने जैसे दमकने लगे। घंटा बंधा था, वह टन टन बजने लगा। घोषणा हुई, युधिष्ठिर, अब आपका यज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ कब पूरा हुआ? जब भूखे को भोजन कराया गया। कोई भी यज्ञ कर लो साहब, जब तक अन्नदान नहीं करोगे वह यज्ञ पूरा नहीं होगा। इसलिए सबसे बड़ा यज्ञ अन्नदान ही है। प्रशंसा संगीत गौरी गोपाल आश्रम में रोज यज्ञ होता है, सेवा का यज्ञ। सुबह होते ही संतों की टोली आ जाती है, कीर्तन शुरू हो जाता है, गोविंद हरे गोपाल हरे। रोज संतों को भोजन कराया जाता है और आप सब लोग उस भोजन में दान देकर भाग लेते हैं। आपके द्वारा एक दिन का अन्नदान जो गौरी गोपाल आश्रम में होता है, उसमें जितने संत भोजन करते हैं, हर एक संत एक एक यज्ञ का फल देकर जाता है। इसलिए वहां का अन्नदान किसी बड़े यज्ञ से कम नहीं। तो आप भी अपनी बेटी के नाम से, बेटे के नाम से, माता पिता के नाम से किसी भी शुभ भावना से अन्नदान जरूर करें। व्यास में 24 घंटे लंगर चलता है। कोई भी आए सबको पेट भर भोजन मिलता है। रोज हजारों संगत वहां भोजन करती है। हर एक व्यक्ति की तृप्ति एक यज्ञ का फल देती है। इसीलिए कहता हूं, मरने से पहले 3 काम कर लो, गौदान, भागवत श्रवण और अन्नदान। फिर बेफिक्र होकर मरो, बस मरना ही बाकी रहेगा। मरते वक्त कुछ कर नहीं पाओगे, इसलिए जीते जी अच्छे काम कर लो। आप किसी जीवात्मा के नाम से, अपने माता पिता के नाम से, बच्चों की लंबी उम्र के लिए किसी भी भावना से अन्नदान करिए। गुरु प्यारी साध संगत जी, आगे जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसमें बताया गया है, जो लोग ज्यादा गरीब होते हैं वह क्यों होते हैं और उन्हें अमीर बनने के लिए क्या क्या तरीका करने चाहिए। अमीर बनने का आसान तरीका क्या होता है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धौलापुर में मोहन अपने माता पिता के साथ रहता था। गांव बड़ा नहीं था, लेकिन जमीन की मिट्टी उपजाऊ थी और लोग मेहनती। मोहन के पिता शिव प्रसाद एक राजमिस्त्री थे। उन्होंने पूरी जिंदगी ईंट गाड़े से मकान बनाते हुए गुजारी थी। उनका मानना था कि ईंट से दीवारें बनती हैं, लेकिन इरादों से घर। गांव में काम की कमी थी। अधिकतर लोग खेतों में मजदूरी करते या बाहर शहर जाकर काम की तलाश करते। शिव प्रसाद की उम्र ढल रही थी, लेकिन वह अब भी सुबह से शाम तक किसी न किसी निर्माण स्थल पर काम करते थे। मोहन ने 10वीं तक पढ़ाई की थी, लेकिन घर की स्थिति ऐसी नहीं थी कि वह आगे पढ़ सके। मजबूरी में उसने अपने पिता के साथ काम करना शुरू कर दिया। धूल से भरी गलियाओं, कच्चे घर और छोटे छोटे खेतों वाला यह गांव विकास की रोशनी से अभी दूर था।
सुबह सुबह मवेशियों की घंटियों की आवाज और कुएं पर पानी भरती महिलाओं की बातें ही जीवन की शुरुआत का संकेत देती थीं। मोहन भी हर सुबह 4 बजे उठता, नहा धोकर थोड़ा नाश्ता करता और पिता के साथ काम पर निकल पड़ता। काम के दौरान दोनों ईंटें ढोते, दीवारें बनाते और दोपहर को पेड़ की छांव में सूखी रोटी और थोड़ी सी सब्जी खाकर फिर से काम में जुट जाते। शाम को जब दोनों घर लौटते तो थके हुए जिस्म और टूटे हुए मन के साथ मां से एक ही बात कहते, आज भी मजदूरी मिली पर जिंदगी नहीं बदली। एक दिन शिव प्रसाद के पुराने साथी रमेश, जो कि अब एक ठेकेदार बन चुके थे, गांव आए। वह एक बड़े निर्माण प्रोजेक्ट के लिए मजदूरों की तलाश में थे। उन्होंने शिव प्रसाद से कहा, भाई, शहर में एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बन रहा है, 2 साल का प्रोजेक्ट है और मजदूरों की भारी जरूरत है। मेहनताना भी अच्छा है। अगर तुम चाहो तो अपने बेटे को भी ले आओ, कुछ सीख जाएगा। शिव प्रसाद के मन में पहले संकोच था, लेकिन फिर उन्होंने सोचा, गांव में तो रोजगार है नहीं। अगर शहर में 2 वक्त की रोटी ठीक से मिल जाए तो कुछ बुरा नहीं। अगले ही सप्ताह शिव प्रसाद और मोहन शहर के लिए रवाना हुए। शहर की चकाचौंध पहली नजर में अच्छी लगी, लेकिन जल्द ही दोनों को एहसास हो गया कि यहां जिंदगी की रफ्तार तेज है और काम की मांग भी। जिस साइट पर उन्हें काम मिला था वह एक बहुमंजिला इमारत का निर्माण स्थल था। सैकड़ों मजदूर, इंजीनियर, सुपरवाइजर और ठेकेदार वहां दिन रात काम में लगे हुए थे। मोहन अब हर दिन पिता के साथ मजदूरी करता। सुबह 6 बजे से काम शुरू होता और शाम 6 बजे तक चलता। ईंटें ढोना, सीमेंट बनाना, लोहे की छड़ें उठाना, काम आसान नहीं था, लेकिन मोहन को आदत हो चुकी थी। एक रात मोहन अपने पिता के साथ साइट पर ही सो रहा था। गर्मी जोरों पर थी। मजदूरों की थकान उनके चेहरों पर साफ झलक रही थी। तभी उसने देखा कि कई मजदूर देर रात चाय पीने के लिए साइट से काफी दूर जाते हैं। इस चक्कर में उनका काफी समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद होता है। मोहन ने चुपचाप पिता से कहा, बाबूजी, अगर यही साइट पर एक छोटी सी चाय की दुकान लग जाए तो सबका समय भी बचेगा और कुछ कमाई भी हो सकती है। शिव प्रसाद ने पहले मजाक में बात डाल दी, हम लोग मजदूर हैं बेटा, दुकानदारी क्या समझे। लेकिन मोहन की बात में दम था। अगले दिन उसने ठेकेदार से बात करने की सोची। अगली सुबह काम के बाद मोहन ने ठेकेदार रमेश जी से बात की, भैया जी, एक बात कहनी थी। अगर आप इजाजत दें तो मैं यहां एक कोने में चाय की छोटी सी दुकान लगाना चाहता हूं। मजदूरों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा और सबका समय बचेगा। रमेश जी ने पहले आश्चर्य से देखा, फिर मुस्कुराए, बिल्कुल, सोच तो बढ़िया है। अगर जिम्मेदारी से कर सको तो शुरू कर दो, मैं मदद करूंगा। शिव प्रसाद और मोहन ने अपनी मामूली बचत से एक स्टोव, केतली, कुछ कप और चाय पत्ती खरीदी। साइट के एक कोने में उन्होंने एक छोटा सा ठेला खड़ा किया। सुबह सुबह गर्म चाय की खुशबू ने मजदूरों का ध्यान खींचा और पहले ही दिन 40 से ज्यादा मजदूरों ने वहां से चाय पी। चाय स्वादिष्ट थी। मिट्टी के कुल्हड़ में परोसी गई चाय, जिसकी महक और स्वाद दोनों दिल को छू लेने वाले थे। मजदूरों ने कहा, अब बाहर क्यों जाए जब यहां ही इतनी बढ़िया चाय मिल रही है। चाय की बिक्री से हर दिन 300 से 400 रुपए की आमदनी होने लगी। कुछ ही हफ्तों में मोहन ने सोचा कि क्यों न दोपहर के खाने की भी व्यवस्था कर दी जाए। मजदूरों के लिए ₹20 की थाली, जिसमें गर्मा गर्म दाल चावल, कभी कभी कढ़ी और रोटी भी। धीरे धीरे यह छोटा सा ठेला साइट का एक प्रमुख हिस्सा बन गया। सब मजदूर मोहन को नाम से जानने लगे। उसका व्यवहार सरल था, भोजन स्वादिष्ट और कीमत वाजिब। काम के साथ साथ वह ईमानदारी से हर किसी की सेवा करता रहा। ठेकेदार रमेश जी भी बहुत खुश हुए। उन्होंने मोहन की तारीफ करते हुए कहा, बेटा, तुमने सिर्फ चाय नहीं बेची, समय और भरोसा भी दिया है इन मजदूरों को। 2 साल पूरे हो चुके थे। उस ऊंची इमारत का काम अब अंतिम चरण में था। जहां कभी खाली जमीन थी, वहां अब सीमेंट की एक मजबूत संरचना खड़ी हो चुकी थी। मोहन और शिव प्रसाद ने दिन रात की मेहनत से न सिर्फ मजदूरी की थी, बल्कि साथ ही अपनी छोटी सी चाय भोजन की दुकान से एक सम्मानजनक पूंजी भी इकट्ठा कर ली थी। मोहन अब पहले जैसा लड़का नहीं रहा था। उसकी आंखों में अब आत्मविश्वास और सोच में व्यावसायिक समझ आ गई थी।
वह जान गया था कि कम पूंजी में भी अच्छा काम किया जा सकता है, बस जरूरत है समझदारी, व्यवहार और ईमानदारी की। इमारत पूरी हो चुकी थी और अब पास ही की खाली जमीन पर एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनने की योजना शुरू हो चुकी थी। एक बड़ी बिल्डर कंपनी इस योजना को लेकर आई थी और रमेश जी वहीं ठेकेदार, इसके मुख्य सुपरवाइजर थे। मोहन ने जब सुना कि वहां एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो उसके मन में एक विचार आया, अगर वहां मेरी अपनी दुकान हो जाए तो मैं इस काम को स्थायी बना सकता हूं। शिव प्रसाद को पहले यह ख्याल थोड़ा भारी लगा। उन्होंने कहा, बेटा, दुकान खरीदना कोई मजाक नहीं है, बड़ी पूंजी लगेगी और हम तो अभी ठीक से खड़े भी नहीं हुए हैं। लेकिन मोहन अब हिम्मत हारने वालों में से नहीं था। एक शाम मोहन और शिव प्रसाद रमेश जी के पास बैठे थे। बातों बातों में मोहन ने कहा, भैया जी, अगर इस नए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में कोई छोटा सा दुकान का हिस्सा मिल जाए तो मैं देसी कुल्हड़ चाय नाम से एक स्थायी दुकान खोलना चाहता हूं। रमेश जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारी मेहनत और समझदारी मैंने खुद देखी है। मैं बिल्डर से बात करूंगा। एक छोटा सा 10 गुणा 10 फीट का कियोस्क स्टाइल स्पेस शायद तुम्हारे बजट में आ जाए। 2 हफ्तों के भीतर रमेश जी की सिफारिश से मोहन और शिव प्रसाद को एक कोना मिल गया कॉम्प्लेक्स के मुख्य गेट के पास, जहां आने जाने वालों की भीड़ लगी रहती। 1,18,000 में दुकान का मालिकाना हक मिल गया। शिव प्रसाद और मोहन ने अपनी 2 साल की बचत लगा दी, कुछ पुराना जेवर गिरवी रखा और 1 लाख रुपए एक पुराने जानकार से उधार लिए। बिना ज्यादा तामझाम के लोहे की चादरों से एक छोटा सा सुंदर कियोस्क तैयार हुआ, जिसका नाम रखा गया देसी कुल्हड़ चाय। मोहन ने खास बात यह रखी कि यहां चाय हमेशा मिट्टी के कुल्हड़ में मिलेगी, जिससे स्वाद भी देसी हो और अनुभव भी। दुकान की पहली ही सुबह रमेश जी खुद आए, चाय पी और बोले, अब तुम दुकानदार नहीं, उद्यमी हो बेटे। दुकान पर सिर्फ चाय ही नहीं थी। मोहन ने वही पुराना आइडिया दोहराया। 20 रुपये की दाल चावल की थाली, खड़ी चावल और आलू रोटी, गुड़ वाली चाय और इलायची कुल्हड़ चाय, बिल्कुल वैसा ही खाना जैसा मजदूर या काम करने वाला इंसान चाहता है, सादा, स्वादिष्ट और सस्ता। धीरे धीरे ऑफिस कर्मचारी, ग्राहक और आसपास के दुकानदार भी यहीं से चाय पीने और खाना खाने आने लगे। मोहन और उसके पिता का व्यवहार अब भी उतना ही सरल और विनम्र था। मोहन हर ग्राहक को मुस्कुराकर नमस्ते करता और कुल्हड़ थमाते हुए कहता, पिएं देसी मिट्टी की सौंधी खुशबू के साथ। लोग अब सिर्फ चाय नहीं पीते थे, उन्हें एक अपनापन मिलता था। यही वजह थी कि दुकान की पहचान बनने लगी। कोई बड़ा विज्ञापन नहीं, सिर्फ जुबानी प्रचार। सिर्फ 2 साल में देसी कुल्हड़ चाय उस इलाके का जाना पहचाना नाम बन चुका था। कॉम्प्लेक्स में आने वाला हर दूसरा ग्राहक उस दुकान पर जरूर रुकता। अब मोहन के पास एक स्थायी दुकान थी। रोज की आमदनी 1500 से 2000 तक पहुंच चुकी थी। वही लोग जो पहले मजाक उड़ाते थे अब तारीफ करते थे। मोहन ने गांव लौटकर अपने पुराने कच्चे घर को फिर से बनवाया। अब घर में पक्की दीवारें, नया दरवाजा और एक छोटा सा बगीचा भी था। सबसे बड़ी बात, उसके माता पिता के चेहरे पर आत्मगौरव था। शिव प्रसाद अब मजदूरी नहीं करते थे। वह दुकान में मोहन का हाथ बंटाते थे और हर ग्राहक को बड़े गर्व से कहते, यह दुकान मेरे बेटे की सोच है और हमारी मेहनत का फल है। मोहन और उसके पिता शिव प्रसाद ने मेहनत और समझदारी से जो सफर शुरू किया था, वो अब एक मुकाम तक पहुंच चुका था। उनकी दुकान देसी कुल्हड़ चाय अब उस इलाके की पहचान बन चुकी थी। सैकड़ों ग्राहक, ईमानदारी, अपनापन और स्वाद, यही 4 चीजें थीं जिसने इस चाय को खास बना दिया था। गांव के साधारण घर से शुरू हुई यह यात्रा अब एक ऐसे मोड़ पर थी जहां से आगे बढ़ने का रास्ता खुला था, और वह रास्ता था सम्मान का, विस्तार का और प्रेरणा का। एक दिन कॉम्प्लेक्स के ही एक ग्राहक ने मोहन से कहा, भाई साहब, आपकी चाय तो कमाल की है। अगर आप यही दुकान हमारे ऑफिस के पास भी खोलें तो बहुत चलेगी। वहां के लोग हर दिन बाहर से महंगी और बेस्वाद चाय मंगवाते हैं। ये बात मोहन के मन में घर कर गई। उसने पिता से बात की, बाबूजी, अगर एक और दुकान खोल लें तो कुछ और लोगों को काम भी मिलेगा और हमारी आमदनी भी बढ़ेगी। शिव प्रसाद ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तू अब सोचने लगा है कारोबार की तरह।
मैं तेरे साथ हूं। मोहन ने उस ग्राहक की मदद से दूसरी जगह एक दुकान किराए पर ली और वहां भी वैसा ही एक छोटा सा देसी कुल्हड़ चाय का ठिकाना तैयार कर दिया। नई दुकान के लिए उसने अपने गांव के 2 नौजवानों को बुलाया जो बेरोजगार थे और शहर आने की सोच रहे थे। मोहन ने कहा, तुम्हें मजदूरी नहीं करनी, मेरे साथ काम करना है। मैं चाय बनाना सिखाऊंगा, ग्राहक से बात करना सिखाऊंगा और जो आमदनी होगी उसमें हिस्सा भी मिलेगा। धीरे धीरे अब मोहन की 2 दुकानें चलने लगी थीं। वो खुद एक दुकान पर रहता और दूसरी पर भरोसेमंद लोगों को जिम्मेदारी देता। हर दुकान पर 2 से 3 लोग काम करते। कुल मिलाकर अब मोहन 6 लोगों को रोजगार दे रहा था। लोग अब पूछने लगे, कौन है यह मोहन? कहां से आया? इतनी साधारण दुकान और इतनी इज्जत। मोहन का जवाब हमेशा एक जैसा होता, हमने कुछ अलग नहीं किया, बस चाय में अपनापन और व्यवहार में मिठास रखी। एक दिन लोकल अखबार में एक छोटा सा लेख छपा, गांव का लड़का बना देसी कुल्हड़ चाय का ब्रांड मालिक। बिना किसी सोशल मीडिया प्रचार के सिर्फ व्यवहार और स्वाद से जीत लिया सबका दिल। गांव में यह खबर पहुंची तो पंचायत के लोग और मोहल्ले के बुजुर्ग तक मोहन की तारीफ करने लगे। उसके पुराने साथी जो कभी मजाक उड़ाते थे अब आकर कहते, मोहन भाई, हमारी भी मदद करो, हमें भी कुछ करना है। अब मोहन ने अपने घर को पूरा पक्का बनवा लिया था। 2 कमरे, एक छोटा सा आंगन, एक रसोई और सामने तुलसी का पौधा। मां की आंखों में संतोष था और पिता के माथे पर गर्व। हर त्योहार पर मोहन अपने स्टाफ को भी गांव ले जाता, उन्हें अपने घर खिलाता, खेत दिखाता और कहता, यही मिट्टी है जो मुझे चलाती है। कई सामाजिक संगठनों ने मोहन को बुलाया, बेरोजगारी में भी रोजगार कैसे पैदा करें, ज़रेनिया छोटे व्यवसाय को कैसे शुरू करें। मोहन का जवाब सीधा होता, बड़े सपने मत देखो, बड़ी सोच रखो, जहां हो वहीं से शुरू करो। अपने आसपास के लोगों की जरूरत को समझो और उन्हें पूरा करने की कोशिश करो, पैसा अपने आप आएगा। अब मोहन का सपना था कि वह देसी कुल्हड़ चाय की शाखाएं अलग अलग शहरों में खोले, हर दुकान पर गांव के किसी युवा को काम पर रखे और हर चाय में वही मिट्टी की सौंधी महक और अपनापन हो। उसने एक योजना बनाई, फ्रेंचाइजी मॉडल नहीं बल्कि साझेदारी मॉडल, जहां हर काम करने वाला हिस्सा लेने वाला भी हो। दोस्तों, मोहन अब सिर्फ एक दुकानदार नहीं रहा था, वह एक विचार था, एक उदाहरण था उस सोच का जो कहती है, बड़े सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो छोटे कदमों से चलना जानते हैं। चाय, कुल्हड़, स्वाद, सामान, व्यवहार और समझदारी, यही 5 चीजें थीं जिन्होंने उसे मजदूर से मालिक बना दिया। दोस्तों, मजदूरी की मिट्टी में जब सोच का बीज बोया जाता है तो सम्मान की फसल जरूर उगती है। साथ संगत जी, अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही जिंदगी की सच्ची जमीनी कहानियां सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बेल आइकन दबाइए ताकि अगली कहानी की घंटी सबसे पहले आपके पास बजे। आपके विचार हमारे लिए कीमती हैं। राधा स्वामी जी।